नमस्कार साथियों, स्वागत है सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं कि 7-8 दिन का गैप हो गया और एक भी वीडियो आ नहीं पाया। और मध्य प्रदेश की वर्ग 1 और एमपी सेट वाली जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए एक बार से क्षमा चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली वीडियो मिलते रहें। आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसमें अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज और इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो टाइम नहीं खराब करते हैं और सीधा अपन चर्चा करते हैं टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में, यानी कि भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट आवृतबीजी पादप, इनमें जो एंडोस्पर्म बनता है वो देखो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं तो मैं टर्म बोलता चलूंगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी टारगेट करेगा ये वीडियो, दोनों के लिए ही है, तो आप बस बने रहें और फटाफट से हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो एंडोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म प्लांट के अपन एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन के द्वारा बनता है और निषेचन के बाद बनता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये निषेचन के बाद बनता है और त्रिक संलयन के द्वारा बनता है। और ये कैसा होगा, तो त्रिगुणित होगा, मतलब ये ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होगा ये, तो ट्रिप्लॉइड होगा, मतलब 3n होगा। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आवृतबीजी पादपों का या एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि ये जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं, जिन्हें अपन अनावृतबीजी पादप कहते हैं, इनका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। इनमें ये आपको ध्यान रखना, ये 3n होगा किसका, एंजियोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म का कैसा होगा, तो हैप्लॉइड होगा। दोनों जगह से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, तो आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए ये बनता कैसे है। देखिए जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं ना, इनमें जो निषेचन की घटना है वो 2 बार होती है। निषेचन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। पहली जो सिनगेमी होती है, सिनगेमी, और सिनगेमी में क्या होता है, तो सिनगेमी के अंदर एक मेल गैमीट प्लस एग न्यूक्लियाई दोनों मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो अपन एंडोस्पर्म बनाते हैं ना, इसमें क्या होगा कि एक मेल गैमीट होगा हैप्लॉइड, एक नरयुग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक। ये ध्रुवीय केंद्रक जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो ये एम्ब्रियो सेक की जो सेल होती है, मैं इधर देखिए ऐसे देख लेते हैं, ये एम्ब्रियो सेक है ना, इसे मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसमें एक ये एग सेल होती है और इस एग न्यूक्लियाई के साथ, इसके साथ कौन आके जुड़ जाए, एक मेल गैमीट आके जुड़ जाए। ये वाला मेल गैमीट जब इसके साथ फ्यूज होगा, मानो ये यहां आ गया, और जब ये फ्यूज होगा तो इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे कहते हैं अपन जाइगोट, जो कैसा होगा, 2n होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक जो मेल गैमीट है, दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो इनके साथ फ्यूज होता है। तब इनके बीच में, क्योंकि देखो 1, 2 और 3 न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। और इसी से क्या बनेगा, फिर एंडोस्पर्म बनेगा। एक चीज हमें और याद रखनी है, एंडोस्पर्म और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो इस एम्ब्रियो को क्या है, ये न्यूट्रिशन उपलब्ध कराएगा, ये इनको क्या देगा, पोषण देगा। तो पोषण देने के लिए इस तरह की ये घटना है। और एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट शुरू होता है उससे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, इसीलिए जो एंडोस्पर्म है वो 3n होगा। कैसा होगा, 3n होगा। ये बात किसकी है, ये बात है एंजियोस्पर्म प्लांट की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो टाइप अगर अपन देखें तो पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब केंद्रकीय भ्रूणपोष। प्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, मतलब इसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, मुक्त केंद्रक
विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें केवल न्यूक्लियस का बंटवारा हो, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन वहां सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, बॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, केवल इस तरीके से न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनते रहेंगे, इनके चारों तरफ बॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, मतलब ये तरल भ्रूणपोष है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नारियल का पानी, कच्चे नारियल का जो हम पानी पीते हैं वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म की बात है, किस वाले की, न्यूक्लियर या फिर केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसी को अपन क्या कहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन आता है ये लिक्विड एंडोस्पर्म का उदाहरण नारियल का पानी, ठीक है। दूसरा जो एंडोस्पर्म है उसे कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, सेल्यूलर मतलब कोशिकीय। देखो नाम से पता लग रहा है इसमें कोशिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसमें एक आपको विशेष बात याद रखनी है, इसमें होस्टोरिया पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आसपास की सेल से न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं, ठीक है। गैमोपेटली वर्ग के जो सदस्य हैं जैसे बर्बेस्कम, इसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा नारियल का जो पानी है और इसके चारों तरफ जो सफेद रंग का गूदा है जिसे हम खाते हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों आपको याद रख लें, नारियल का पानी किसका है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इसका जो गूदा है, जो गिरी है इसकी, वो किसका है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, कोशिकीय एंडोस्पर्म है ये। आपको क्या याद रखना है, नारियल का भ्रूणपोष खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। तीसरे टाइप का जो एंडोस्पर्म है, देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, इसे कहते हैं हिलोवियल एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म याद क्या रखना है, हिलोवियल एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, मोनोकोट का प्लांट है, हिलोवियल्स ऑर्डर के अंदर जो प्लांट आते हैं, ठीक है, मोनोकोट का प्लांट, उसमें हिलोवियल एंडोस्पर्म पाया जाए। ये इन दोनों के बीच का है, एक्चुअली इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के भी गुण होते हैं और सेल्यूलर एंडोस्पर्म की भी प्रॉपर्टी, दोनों एंडोस्पर्म की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। कैसे, तो इधर देखें, जो चलेजा एंड है ना, चलेजा एंड, यहां की जो सेल है उसमें तो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो होगा इसका तरल, और माइक्रोपाइल एंड की जो कोशिकाएं, इसमें बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कोशिकाओं में बदल जाता है। इसका मतलब इसमें कुछ कोशिकाएं तो कैसी होंगी, केंद्रकीय भ्रूणपोष की होंगी, के समान होंगी, और कुछ कोशिकीय भ्रूणपोष के समान होंगी। तो इस तरीके से ये एंडोस्पर्म के हैं टाइप, ठीक है। आज थोड़ा सा स्पीड में ताकि ये जल्दी से कवरअप हो जाए। ये देखिए आगे, 1 मिनट, अपन बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो बना वो कैसे बनेगा, तो अभी हमने ये पढ़ा था कि एक मेल गैमीट प्लस ये किसके साथ जुड़ता है, अंड कोशिका के केंद्रक के साथ, तो अंड केंद्रक लिख देता हूं मैं इधर, और इससे बनेगा जाइगोट, है ना, जाइगोट बनेगा। ये नर युग्मक जो है वो एन है, और ये जो अंडकोश केंद्रक है, अंड कोशिका का केंद्रक, वो भी एन है, तो जाइगोट हमेशा 2n होगा। ये बात तो आपको याद ही रखनी है, जाइगोट तो हमेशा 2n ही होता है ना। अब देखिए इधर, सबसे पहले क्रूसीफेरी कुल का एक प्लांट है, क्रूसीफेरी फैमिली है, ब्रेसिकेसी भी कहते हैं इसे, कैप्सेला, है ना, वर्सा पेस्टोरेस, नाम क्या है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरेस। इस प्लांट के अंदर हेंस्टीन ने इसे डिस्कवर किया था, किसको, एम्ब्रियोजेनेसिस को, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेल गैमीट और एक एग सेल का न्यूक्लियस, जैसे ये एन है, मेल गैमीट भी एन है, मतलब ये भी हैप्लॉइड है मेल गैमीट, और एग सेल का न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। आप कमेंट करके ये बताएंगे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने को किस नाम से जाना जाता है, यहां पर क्या नाम आएगा, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इधर थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसे, और इधर देखो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, मतलब आफ्टर सिनगैमी, सिनगैमी के द्वारा बना जाइगोट, और जाइगोट होगा डिप्लॉइड यानी कि 2n। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। कितनी कोशिका बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक को कहते हैं एपिकल सेल
या ये भ्रूणीय कोशिका है ना, और दूसरी है बेसल सेल या आधारीय कोशिका। तो आपको याद क्या रखना है, चलेजा एंड की तरफ निभाग की ओर बनती है एपिकल सेल, और माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की तरफ बनती है आधारीय कोशिका या बेसल सेल। फिर देखिए आगे इन दोनों सेल में फिर से डिवीजन होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, इसमें फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस तरीके से ये कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें फर्दर डिवीजन ऐसे ही होते रहेंगे दोनों कोशिकाओं में। तो देखिए ये जो बेसल सेल है ना, बेसल सेल ये एक संरचना बनाती है इस तरीके से, इसे कहते हैं सस्पेंसर यानी कि निलंबक, हिंदी में कहते हैं इसे निलंबक, सस्पेंसर, निलंबक, ठीक है। और इस सस्पेंसर की सबसे ऊपर वाली कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, वो होस्टोरियम का निर्माण करती है। होस्टोरिया मतलब चूसकांग, जो सक करती रहती है, भोजन को चूसने का काम करती है, ठीक है। और एक और काम है सस्पेंसर का, ये एक्चुअल में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप यहां देख रहे हो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इस एम्ब्रियो को अंदर की तरफ धकेलती रहती है, इस तरीके से इसे अंदर की तरफ धकेलती रहती है ना। तो ये होस्टोरिया यहाँ की ये जो सेल्स हैं इनसे एब्जॉर्ब करती रहती है न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जायगोट, जायगोट में डिवीजन होगा, 2 कोशिका वाला भ्रूण बनता है, आगे चल के ये 4 कोशिका वाला भ्रूण बनता है, फिर ये अष्टक बनता है, इसे चतुष्क कहते हैं, टेट्रा चतुष्क है ये अष्टक, 8 कोशिकाओं वाला। फिर ये भ्रूण जो बना वो हार्ट शेप हो गया, हृदयाकार भ्रूण बनता है, हार्ट शेप भ्रूण बनता है। तो इसमें देखिए ये सबसे ऊपर वाला भाग जो किससे बना था, आधारीय या बेसल सेल से बना था, इसको तो अपन कह रहे हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर की सबसे ऊपर वाली कोशिका को कह रहे हैं होस्टोरियम में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसके नीचे जो हार्ट शेप भ्रूण है ना, इसमें 2 लोब निकल आती हैं, ये तो एक्चुअल में इसके बीज पत्र हैं, कोटिलिडन्स हैं, है ना। और इसमें 3 लेयर बन जाती है, देखो एक ग्रीन कलर से दिख रही है आपको डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिब्लेम, इस तरीके से डर्मेटोजन बनती है ना। प्लीरोम भी मिलता है इसमें, पेरिब्लेम भी मिलती है इसमें, जिससे इसके फर्दर और पार्ट्स भी डेवलप होंगे। आगे चल के देखें, एक मिनट, ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये आगे चल के देखिए इस तरीके से डिवाइड हुआ। तो जो इसका सस्पेंसर वाला भाग है, इसके पास में जो सेल्स हैं ये तो बनाती हैं इसका रेडिकल, है ना। और यहां से ये देखो यहां से ये दोनों कोटिलिडन्स बाहर निकल रहे हैं ना, कोटिलिडन्स से बाहर की तरफ। तो यहां पर जो सेल्स पाई जाती है इसे कहते हैं प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर। तो एक तो होती है मूलांकुर और एक होती है प्रांकुर। और ये इसमें 2 क्या है, बीजपत्र, इसका मतलब ये डाइकोट का एम्ब्रियो है ना। 2 बीजपत्री की बात अपन कर रहे हैं, तो इसमें मूलांकुर हो गया और प्रांकुर हो गया, ठीक है। मूलांकुर से क्या बनता है आगे, जब सीड जर्मिनेट करता है तो मूलांकुर से तो बनती है मूल, मतलब रेडिकल से बनती है रूट, ऐसे याद कर लो, रेडिकल से रूट और प्ल्यूम्यूल से सूट। जमीन से ऊपर वाले भाग को सूट कहते हैं और जमीन के अंदर वाले भाग को अपन रूट कह रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और यही एम्ब्रियो मैंने यहां इस ओव्यूल के अंदर बता दिया है। तो यहां पर ये जो संरचना है वो इसका सस्पेंसर है और ये इसका एम्ब्रियो इस तरीके से लगा हुआ है। तो जो डाइकोट का जो सीड है ना, डाइकोट, इसमें कितने कोटिलिडन होंगे, 2। और जो मोनोकोट का होता है उसमें कोटिलिडन की संख्या होती है 1। नाम से ही पता लग रहा है, मोनो का मतलब 1 और डाई का मतलब 2। और ये जो मोनोकोट का जो 1 कोटिलिडन है इसको कहते क्या है, तो सब आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये पार्श्व में लगा रहता है, कहां लगा रहता है, पार्श्व में। और दूसरा इसको स्कुटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है स्कुटेलम किस में पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, किस में मिलेगा, ये मोनोकोट मतलब घास, घास भी आ सकता है। तो घास के जो पादप हैं इनका जो एम्ब्रियो है उसमें 1 ही कोटिलिडन होता है और उस 1 ही कोटिलिडन को अपन किस नाम से जानते हैं, स्कुटेलम के नाम से जानते हैं। और ये कहां लगा रहता है, तो ये पार्श्व साइड से निकलता है ना। चलो आगे और देख लेते हैं। मैंने उसी डायग्राम को फिर से इधर दिखाया है दोबारा से, देखिए। सबसे पहली स्ट्रक्चर जायगोट जो कि 2n है, इसमें एक एपिकल सेल होती है, एक बेसल सेल होती है।
एपिकल सेल आगे किसमें बदलती है, चतुष्क में, एम्ब्रियो को चतुष्क मतलब टेट्राड के फॉर्म में बदलेगी। और जो बेसल सेल है वो क्या बनाती है, सस्पेंसर बनाती है, मतलब निलंबक बनाती है ना। और निलंबक के सबसे ऊपर टॉप पर जो कोशिका है उसे ओस्टोरिया कहते हैं, इसे चूसकांग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चतुष्क से अष्टक बनेगा, फिर भ्रूण हृदयाकार हो जाता है और लास्ट में वो भ्रूण में ही बदल जाता है। तो देखिए इधर परिपक्व भ्रूण में 2 बीज पत्र, 2 कोटिलीडन होंगे और 1 भ्रूणीय अक्ष होती है ना। परिपक्व जो मैच्योर जो एम्ब्रियो है, डाइकोट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 कोटिलीडन है और 1 एम्ब्रियो की एक्सिस है ना। कोटिलीडन की संख्या कितनी है, 2 है और 1 एम्ब्रियो एक्सिस है उसमें, है ना। और ये जो एम्ब्रियो एक्सिस है, भ्रूण अक्ष का बीज पत्र मतलब कोटिलीडन से अपर वाला पार्ट, ऊपर का जो भाग है उसे एपिकोटिल कहते हैं और जो नीचे वाला भाग है उसे हाइपोकोटिल कहते हैं, है ना। एपिकोटिल को हिंदी में बीज पत्रोपरिक और हाइपोकोटिल को कहते हैं बीज पत्राधार कहते हैं। स्कुटेलम की बात आ गई, अभी चर्चा करी थी, प्रसल किया स्कुटेलम। ये 1 बीजपत्री भ्रूण में पाया जाता है और कहाँ लगा रहता है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ लगा होगा, पार्श्व में लगा होगा। ठीक है, कहाँ लगा होगा, ये पार्श्व में लगा होगा। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये स्कुटेलम है, ये 1 बीजपत्री का भ्रूण है, इसमें यहां पर प्लूम्यूल है ना, ये रेडिकल। तो इस तरीके की इसमें संरचना होती है। डाइकोट के सीड की अपन बात करें, जैसे चने को अपन खोल लें तो ये इस तरीके से दिखता है। तो ये कोटिलीडन्स है, एपिकोटिल है, हाइपोकोटिल है, एम्ब्रियो की एक्सिस है ना, इस तरीके से। आपकी क्या है, परीक्षा में जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते ही हैं और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आप इसको इसी तरीके से देख लें। आगे देखें अपन, द्विनिषेचन के बाद एम्ब्रियो सैक में अगर ये द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसमें देखो एक तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक एंडोस्पर्म भी बनेगा, है ना। एम्ब्रियो किससे बना, एग सेल से। एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जब मेल गैमीट मिलेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा सिनगेमी के द्वारा, और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा कि 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ जब एक मेल गैमीट फ्यूज होता है ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा, तो एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है ना। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ठीक है, सीड में। अब सीड के चारों तरफ जो सीड कोट पाया जाता है वो कहां से बनता है, तो हमें याद क्या रखना है, आउटर इंटेग्यूमेंट मतलब बाह्य अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण से बनता है टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट आंतरिक अध्यावरण से बनता है टेगमेन, और टेस्टा और टेगमेन दोनों मिलकर बनाते हैं सीड कोट। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया ना सीड कोट किससे बना, तो सीड कोट बनता है टेस्टा और टेगमेन से। टेस्टा किससे बनेगा, आउटर इंटेग्यूमेंट से, और टेगमेन किससे बनेगा, इनर इंटेग्यूमेंट से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एक और बात देख लें, फ्रूट, तो जो ओवरी की बॉल है ना, ओवरी की जो भित्ति है, ओवरी की जो बॉल है वो फल की यार फ्रूट बॉल बनाएगी, और फ्रूट बॉल को अपन कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। फल भित्ति की अपन चर्चा भी इसे आगे वाली स्लाइड में करेंगे। आगे देखो, काली मिर्च, लीची और अरंडी, याद तीनों रखने हैं। काली मिर्च, देखिए काली मिर्च में क्या होता है, जैसे ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर यहां पर जो ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला भाग इसे कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर की तरफ है, इसे बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इससे पहले जो वीडियो आए हैं तो वहां देख सकते हो। बीजांड की काया, बीजांड का शरीर या बीजांडकाय। यदि बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाए, तो काली मिर्च में बीजांड का कुछ भाग शेष रह जाता है। शेष बचे इस बीजांडकाय के भाग को
अपन किस नाम से जानते हैं? पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये जो 3 लाइन लिखी हैं, तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है, तो आप आंसर आएगा काली मिर्च में। और पेरिस्पर्म का मतलब क्या है, तो आपको आंसर देना है शेष बचा बीजांडकाय। शेष बचे बीजांडकाय को अपन पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। लीची में जो हम खाते हैं ना, लीची में जो खाने योग्य भाग है उसे क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ये बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाला मांसल भाग है। बीजांड के ओव्यूल के चारों ओर पाए जाने वाला फ्लैशी पार्ट मांसल भाग होता है, जिसे एरिल कहते हैं। और लीची में हम जिस भाग को खाते हैं वो उसका एरिल होता है, ठीक है। ऐसे ही अरंडी में, जो कि यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है, यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है अरंडी, इसमें एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। जैसे ये अरंडी है तो इसमें यहां पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। इस सफेद रंग की संरचना को कैरेंकल कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है? तो ये बीजांड द्वार के छोर पर पाई जाती है ना। तो कैरेंकल किस में पाया जाता है? अरंडी में पाया जाता है। ऐसे ही एक बीजपत्री में बीजांड द्वार पर पाया जाने वाला प्लगनुमा, बीजांड द्वार पर पाई जाने वाली प्लगनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। तो ओपरकुलम किस में मिल रहा है? एक बीजपत्री में। देखिए 4 क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ये चारों याद रखने हैं। काली मिर्च में पेरिस्पर्म, लीची में एरिल, अरंडी में कैरेंकल। अरंडी किस फैमिली का है? तो यूफोर्बिएसी का है। ओपरकुलम किस में पाया जाता है? तो मोनोकोट में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर, एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज सीड के टाइप देखने हैं। सीड के टाइप देखने हैं किसकी उपस्थिति के आधार पर? एंडोस्पर्म। क्या सीड में एंडोस्पर्म मैच्योर जब सीड हो जाएगा तब उसमें एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा, इसके बेस पर सीड कितने प्रकार के हैं? 2। पहले को कहते हैं अभ्रूणपोषी, नाम से पता लग रहा है अभ्रूणपोषी, मतलब इसमें तो होगा नहीं। इनको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये जब बीज परिपक्व हो जाएगा तो इसमें भ्रूणपोष नहीं मिलता है, भ्रूणपोष नहीं मिलता है। मोस्टली डाइकोट प्लांट में ऐसा होता है, जैसे मटर, मूंगफली, चना, इनमें भोजन। अब इसमें क्या है? एंडोस्पर्म तो है नहीं, तो फिर एम्ब्रियो के लिए जो फूड है वो कहां मिलेगा? तो वो मिलता है कोटिलीडन्स में, बीज पत्रों में, ठीक है। दूसरे हैं एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस सीड या भ्रूणपोषी बीज। तो इनमें एंडोस्पर्म का कुछ भाग सीड में पाया जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो फूड लेता है अपना, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब। अधिकांशतः को किसमें? मोनोकोट में, जैसे मक्का और बाजरा। लेकिन आपको याद रखना है अरंडी, अरंडी कैसी है? एंडोस्पर्मस है। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो यहां से भी होगी, है ना। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर सीड 2 प्रकार के हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी में डाइकोट और भ्रूणपोषी में मैक्सिमम मोनोकोट, है ना। लेकिन आपको अरंडी को याद रखना है, ये कैसा है? एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड है, ठीक है। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई थी? फ्रूट में, ठीक है। ओव्यूल एंड ओवरी में कुछ ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, जिससे ओवरी की बॉल बनती है। मतलब फल भित्ति किससे बनती है? तो फल भित्ति किससे बनती है? अंडाशय की दीवार से, अंडाशय भित्ति से। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब कुछ हार्मोन्स बनते होंगे और हार्मोन्स की वजह से ऐसा हुआ है। तो जो ओवरी की बॉल है वो फ्रूट बॉल में बदलती है, तब हम उसी को क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं, मतलब फल भित्ति कहते हैं। और ये जो पेरिकार्प या फल भित्ति है वो 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे हो, जैसे हम आम की बात करते हैं तो आम का जो छिलका है उसे कहते हैं एपिकार्प या बाह्य फल भित्ति।
और आम में जिस भाग को अपन खाते हैं उसे कहते हैं मीजोकार्प या मध्य फल वित्ती, और उसके अंदर निकलता है फिर एंडोकार्प, है ना। उसके अंदर क्या निकलेगा, एंडोकार्प, और उसके अंदर फिर सीड रहता है ना। तो इस तरीके से आप फल वित्तियों को पहचान सकते हैं। नारियल में कितनी फल वित्ती होती हैं आप कमेंट करके बताएंगे, नारियल में फल वित्ती की संख्या। दूसरी बात, नारियल में हम जिसे खाते हैं और जिसे पीते हैं उसे क्या कहते हैं। नारियल का वो भाग जिसको हम खाते हैं, नारियल का वो भाग जिसे हम पीते हैं, इन दोनों के क्या नाम है ना। और एक आप ये बताओगे कि नारियल में कितनी फल वित्ती पाई जाती हैं, एक होती है, दो होती है या तीन होती हैं, फिर तीनों के आप कमेंट में नाम बताएंगे, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। फल के प्रकार देखें, फल के प्रकार कितने होते हैं। फल बेसिकली दो प्रकार के हैं, ट्रू फ्रूट या सत्य फल या वास्तविक फल, फॉल्स फ्रूट असत्य फल या अवास्तविक फल। यदि फल का निर्माण केवल ओवरी से हो, ओनली ओवरी से यदि फल बनता है जैसे मैंगो, तो उसे हम कहते हैं सत्य फल या वास्तविक फल। और यदि फ्रूट का डेवलपमेंट अंडाशय के अलावा, मतलब ओवरी के अलावा यदि फल बनता है किसके साथ, पुष्पासन से, या बाह्यदल या दलपुंज भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं। अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी यदि फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो हम उसे कहते हैं अवास्तविक या असत्य या झूठा फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे सेब, है ना, नाशपाती है, अखरोट है, और भी बहुत सारे हैं, तो ये असत्य फल में आते हैं, है ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फल, अनिषेक फल, देखो नाम से पता लग रहा है अनिषेक फल, बिना निषेचन के यदि फल बनता है तो, है ना, बिना निषेचन के ओवरी का फ्रूट में बदलना, इसे कहते हैं अपन पार्थेनोकार्पी, है ना। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं या अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा जो फल बनते हैं उन्हें अनिषेक फल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। कई बार क्या होता है, इसे हम प्रेरित, मतलब हम हार्मोन्स को छिड़काव कर देते हैं, तो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, इसमें वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स को यदि स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया जाए तो इससे जो फल विकसित होते हैं उन्हें प्रेरित अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे इनके अंदर फिर सीड का भी निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये बिना निषेचन के बनते हैं तो सीड इनमें नहीं पाए जाते। जैसे केला है, कुछ पपीते हैं, पपीता है, इसमें बीज नहीं निकलते हैं, तो फिर उसमें ये घटना हो सकती है ना। चलो आगे देख लेते हैं। एक टर्म आता है पॉली एम्ब्रियोनी, नाम से पता लग रहा है पॉली का मतलब होता है अनेक और एम्ब्रियोनी का मतलब है भ्रूण। तो ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसमें भ्रूण की संख्या एक से ज्यादा हो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। ये घटना जो है ना पॉली एम्ब्रियोनी की घटना, इसको सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसमें, संतरे में। सामान्यतः जो पॉली एम्ब्रियोनी है या, है ना, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुभ्रूणता, ये किसका लक्षण है, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, इन्हीं में सामान्यतः पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पादप, अनावृत बीजी पादपों में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। लेकिन कुछ आवृत बीजी पादप भी हैं जिसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नींबू है, जामुन है, तंबाकू है, प्याज है, क्रोटिलेरिया, संतरा, है ना, इस तरीके से। वैसे भी जामुन का सीड लें और हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें एम्ब्रियो हमें अलग अलग दिख जाते हैं, तो वो पॉली एम्ब्रियोनी दर्शाता है जामुन का बीज। सामान्यतः ये जो आवृतबीजी पादप है एंजियोस्पर्म प्लांट, इनके बीच में एम्ब्रियो की संख्या तो बहुत हो, लेकिन जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक एम्ब्रियो जीवित रहता है, बाकी के ज्यादातर वो डिजनरेट हो जाते हैं या वो मृत हो जाते हैं, वो, है ना। तो इस तरीके से बेंडा, ये एक ऐसा प्लांट है बेंडा जिसमें सीड का जब अंकुरण होता है, बीज का जब अंकुरण होता है तो इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ एक्टिव रहते हैं और वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो एक से अधिक परिपक्व भ्रूण इसमें सीड जर्मिनेशन के दौरान पाए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लें।
अनावृत बीजियों में सामान्यतः कौन सी घटना पाई जाती है? तो आपका आंसर आएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी को किसने देखा सबसे पहले? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसमें देखा? तो संतरे में देखा था, है ना। ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट या आवृत बीजी पादप जिनमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, जैसे नींबू है, जामुन है, तंबाकू है, प्याज है, क्रोटेलेरिया है और संतरा है। ऐसा सीड या उस प्लांट का नाम बताइए जिसके सीड के जर्मिनेशन के दौरान या बीज अंकुरण के दौरान एक से अधिक भ्रूण, है ना, एक से अधिक भ्रूण सक्रिय पाए जाते हैं। तब आपका आंसर आएगा बेंडा में, है ना। तो इस तरीके की क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आगे देखें, पैरासाइट प्लांट परजीवी पादप, परजीवी पादप जैसे ओरोवेंकी स्ट्राइका, नाम याद रखना। परजीवी पादप, देखो मैंने पहले से ही क्यू लगा रखे हैं, मतलब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पैरासाइट प्लांट के अगर एग्जाम्पल पूछे तो ओरोवेंकी स्ट्राइका आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आने की संभावना यहीं से है। इसके अलावा ऑर्किड, तो इसमें लार्ज नंबर और सीड, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं इनके फलों के अंदर, बहुत सारे बीज हैं। ओरोवेंकी स्ट्राइका, ऑर्किड्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड मतलब बीज पाए जाते हैं। ये पैरासाइट प्लांट की बात हो गई। अगला देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन में मतलब द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने इन्वॉल्व रहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में? तो क्या आंसर आएगा? देखो इसका आंसर आना चाहिए 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कैसे? 2 केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई के, 1 केंद्रक एग सेल का, तो कितने हो गए? 3। और 2 केंद्रक कहां से आ रहे हैं? पोलन ट्यूब लेके जा रही है, 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब लेके जाती है, तो टोटल हो जाएंगे 5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। रूमिनेंट एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? आंसर आएगा सुपारी में। मोजैक एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा जिया मिर्च, मक्का में। स्कुटेलम किस में पाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा फिर? घास में या फिर मोनोकोट। स्कुटेलम कहां पाया जाता है? तो ये पार्श्व में पाया जाता है, लेटरल साइड में पाया जाता है, पार्श्व में। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी एक टर्म था जिसमें क्या हुआ था? बिना निषेचन के क्या बन गया था? फल। ऐसे ही पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन में एग सेल जो है वो डायरेक्ट किस में बदल रही है? एम्ब्रियो के। विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हो जाए? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस तरीके से इसमें कुछ और भी मैटर है, ऊपर चला गया, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये छूट रहा है तो इसको भी देख लें, एनसीईआरटी में दे रखा है। बीज की जीवन क्षमता, है ना, वायबिलिटी ऑफ सीड। जैसे एक प्लांट है ल्यूपिनस आर्कटिकस और एक है डेट पाम या फोइनेक्स डेक्टेलिफेरा। इनके इसका सीड 10,000 साल पुराना था, लेकिन उसने फिर भी जर्मिनेशन किया, इसमें अंकुरण हो गया, जर्मिनेशन हुआ, इसमें भी हुआ था। ये 2000 साल पुराना है। तो देखो सीड की जीवन क्षमता क्या होगी? वो कुछ महीने तक भी हो सकती है, कई वर्षों तक भी हो सकती है, यहां तक कि ल्यूपिनस आर्कटिकस में तो 10,000 साल तक जीवन क्षमता मिल गई थी। वही डेट पाम में या फोइनेक्स डेक्टिफेरा में 2000 साल पुराना बीज भी जर्मिनेट कर गया। तो ये इनकी क्या है? जीवन क्षमता है ना। तो इस तरीके से आज हमने ये थोड़ा सा स्पीडली चले, लेकिन ये कवर अप कर लिया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज और इवेंट, है ना। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में कुछ टर्म और दे रखे हैं, जैसे विपुंसन, एक टर्म है विपुंसन, एमास्कुलेशन, और एक टर्म है थैली लगाना, थैलीकरण, बैगिंग या थैलीकरण। देखो ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं किसके लिए काम आती हैं? हमें वांछित रिजल्ट अगर लेना हो, डिजायर कैरेक्टर अगर हमें लेने हो, जैसे मेरे पास ये एक फ्लावर है और ये इसमें इसका मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है ना। तो मैं इस मेल वाले पार्ट को मैच्योर होने से पहले कट कर दूं तो इसे कहते हैं विपुंसन एमास्कुलेशन। पुंकेसर को भी माने अलग करना, अलग कर दे, काट दें उसे, तो इसे कहते हैं विपुंसन।
और विपुंसन के बाद मैं फिर इस फ्लावर को या इसके इस फीमेल वाले पार्ट को, है ना, फीमेल वाले पार्ट को अगर थैली से बंद कर दूं, बांध दूं, ये मैंने ऐसे बांध दिया, तो फिर क्या होगा, जो अदर पोलन जो आ रहे हैं बाहर से, जो पोलन आ रहे हैं वो इसकी स्टिग्मा तक नहीं आएंगे। तो मैं जिस पोलन से इसमें फर्टिलाइजेशन कराना चाहता हूं या पोलिनेशन करा के फर्टिलाइजेशन कराना चाहता हूं, तो मैं अपनी पसंद के इच्छा अनुसार पोलन के साथ इसमें निषेचन करवा सकता हूं। तो इसलिए ये दो तकनीक काम आती हैं, एक को कहते हैं इमास्कुलेशन और दूसरी को कहते हैं बैगिंग। ये दोनों टेक्नोलॉजी मतलब उन्नत किस्म के प्लांट अगर हमें विकसित कराने हैं या प्राप्त करने हैं तो अब ये टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये दो टेक्नोलॉजी है, विपुंसन और इमास्कुलेशन और बैगिंग। ठीक है, ये जो थैली है ये किसकी आती है, क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो आपको याद रखना है, बटर पेपर से बनी थैली अपन ज्यादातर यूज करते हैं यहां पर, है ना, बटर पेपर से बनी थैली। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, इसका मतलब होता है जैसे ये गाइनोशियम, ये मेल वाला पार्ट, यहां से मैंने सपोज किया कि पोलन ये आए। ठीक है, अब इसमें कुछ पोलन ऐसा भी तो हो सकता है कि अदर प्लांट के भी आ जाएं, कलर नहीं दिख रहा हो तो चेंज कर लेते हैं अपन, जैसे ये भी तो आ गया, ये पोलन ट्यूब, ऐसे जरूरी नहीं है सभी पोलन ट्यूब यहां तक आए। और ये अंदर बैठा है ओव्यूल, है ना, ये ओव्यूल का बीजांड द्वार, कौन सा द्वार, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। देखो ये पोलन ट्यूब ऐसे जाएगी और यहां से इसमें एंटर करेगी बीजांड में, और बीजांड में जब एंटर करेगी तब ये फिर एम्ब्रियो सैक, क्योंकि बीजांड के अंदर की संरचना को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसमें एक एग सेल है, दो साथ में सहायक कोशिका, सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है पोलन ट्यूब यहां से ऐसे अंदर की तरफ जा रही, मतलब इसको दिशा निर्देशित कौन कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। और पराग अंकुरण से लेकर और पराग नलिका या पोलन ट्यूब का बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करना और फिर यहां ये सहायक कोशिका के अंदर आने के बाद और आगे की प्रक्रियाओं को करना, तो यहां से लेके मतलब पराग अंकुरण से लेके और बीजांड में प्रवेश करना और आगे की प्रोसेस करना, ये सारी घटनाएं किस नाम से जानी जाती हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से जानी जाती हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से ये सारी घटनाएं जानी जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखनी है, वर्तिकाग्र सुयोग्य अपनी ही जाति के पराग कणों को अंकुरण होने देती है, अंकुरित होने देती है, जर्मिनेट होने देती है। मतलब इन पराग कणों को ये क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। लेकिन अगर अयोग्य परागकण आ गया, अयोग्य परागकण आ गया तो उसे ये हतोत्साहित करती है, मतलब ये इसको जर्मिनेट नहीं होने देगी, अंकुरित नहीं होने देती है। अगर अपनी ही जाति का है तो अंकुरित होने देती है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण का मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरित होना, पोलन ट्यूब का गति करते हुए ओवरी के ओव्यूल के अंदर एंटर करना, यहां तक कि ये जो सारी घटनाएं हैं उसे पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। और वर्तिकाग्र में ये क्षमता होती है कि वो अपने सुयोग्य परागकणों को पहचानती है और उनमें अंकुरण होने देती है, आगे की प्रोसेस फर्दर होती रहेगी। लेकिन यदि परागकण गलत आ गया है, अयोग्य परागकण है, तो उसे वो हतोत्साहित करती है, या तो उसे जर्मिनेट होने नहीं देती, और अगर जर्मिनेट हो गया तो पोलन ट्यूब उसकी डैमेज हो जाती है। तो हम इसे इस तरीके से पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में अपन ने ये थोड़ी सी चर्चा की है। इस प्रकार से ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी कक्षा 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कवर किया है।
तो आप वो पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके 2 वीडियो और भी डाले थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने MCQs पर चर्चा कर ली थी। इस तरीके से ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और कल हम एक नए अध्याय के साथ फिर से पेश होंगे। और आप संदीपनी क्लासेस के साथ बने रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। आपको इसी तरीके के और वीडियो समय पर मिलते रहेंगे, तो बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ और देखते रहिए वीडियोस। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।